तो 2026 में एमबीबीएस अब्रॉड का ट्रेंड पहले के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर हम बात करें 2015-16 की और आज की तारीख यानी 2026 की, तो 2015-16 में लगभग आपके 18 से 20 हज़ार के आसपास बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड करने जाते थे, यानी बाहर की कंट्रीज़ में एमबीबीएस की पढ़ाई करने जाते थे। और अगर हम आज का डेटा देखें यानी 2025-26 का डेटा देखें तो लगभग 45 से 50 हज़ार के करीब बच्चे इंडिया से बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं एमबीबीएस की पढ़ाई करने। तो पिछले कुछ सालों में एमबीबीएस अब्रॉड का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन जब भी कोई भी स्टूडेंट हमसे पूछता है रिगार्डिंग एमबीबीएस अब्रॉड, तो वो यही 3 बातें हमें बताता है कि पहला तो होता है कि उनका जो नीट है वो क्वालिफाई हो चुका है लेकिन उनको इंडिया में गवर्नमेंट सीट नहीं मिली। कोई स्टूडेंट बताता है कि वो प्राइवेट का खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाते। और तीसरी जो मोस्टली कंडीशन स्टूडेंट बताते हैं कि वो ड्रॉप और एमबीबीएस अब्रॉड को लेके इन दोनों ऑप्शंस में बच्चे कंफ्यूज हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपकी भी कंडीशन इन्हीं तीनों कंडीशंस में से मिलती जुलती होंगी। 2021 से पहले का ट्रेंड ये था कि लोग रशिया, यूक्रेन, चाइना, फिलीपींस ऐसी कंट्रीज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। लेकिन जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ और 2021 के बाद से स्टूडेंट्स ज़्यादा आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की तरफ जाने लगे, जैसे उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। तो 2021 के बाद से सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। मोस्टली स्टूडेंट्स आपकी यही कंट्रीज़ प्रेफर कर रहे हैं। और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से तो मेनली उज़्बेकिस्तान को लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर उज़्बेकिस्तान को ही इतने सारे इंडियन स्टूडेंट्स क्यों प्रेफर कर रहे हैं, ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स उज़्बेकिस्तान को ही क्यों चूज़ कर रहे हैं। तो मैं पिछले कुछ सालों से उज़्बेकिस्तान में ही हूँ। मैंने यहाँ की क्लासेस अटेंड करी है, यहाँ के हॉस्पिटल्स, क्लिनिकल एक्सपोजर, यहाँ के लोकल पीपल से इंटरेक्ट हमने किया है, यहाँ के लोकल पीपल, यहाँ की सिटी देखी है हमने, यहाँ का कल्चर देखा है, यहाँ का लैंग्वेज बैरियर, ये सारी चीज़ें मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करी हैं। और यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ वही इंसान बता सकता है जो एक्चुअल में खुद यहाँ पे रहा है, जिसने ऑन ग्राउंड रियलिटी को एक्सपीरियंस किया है, वही आपको ये चीज़ें बता सकता है। तो अगर आप भी एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान का प्लान कर रहे हो तो मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपके लिए उज़्बेकिस्तान जाना सही है या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्ट्स की कि हर साल इंडिया में लाखों बच्चे नीट देते हैं। इस बार भी लगभग 20 लाख बच्चों ने नीट दिया था, लेकिन सीट्स हम देखें तो काफ़ी कम होती हैं। 1 लाख के करीब सीट्स हैं, जो कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। यानी मोस्टली स्टूडेंट्स एमबीबीएस नहीं कर पाते, यानी लाखों बच्चे ऐसे रह जाते हैं जिनको इंडिया में एमबीबीएस की सीट नहीं मिल पाती। तो अब इसके बाद बच्चों के पास मेजरली 4 ही ऑप्शंस बचते हैं। या तो वो ड्रॉप ले लेते हैं, या फिर वो प्राइवेट से एमबीबीएस करने का सोचते हैं अगर उनके लिए अफोर्डेबल है तो, या फिर मोस्टली स्टूडेंट्स अपना कोर्स चेंज कर लेते हैं। और इसके बाद चौथा ऑप्शन बच्चों के पास बचता है एमबीबीएस अब्रॉड का। और ऑनेस्टली अगर देखें तो ड्रॉप लेना एक काफ़ी मुश्किल डिसीजन है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, अगले 1 साल तक वही सेम सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, तो ड्रॉप लेना काफ़ी एग्जॉस्टिंग होता है। उसके बाद बच्चों के पास प्राइवेट का ऑप्शन होता है, लेकिन वही है कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ प्राइवेट नहीं अफोर्ड कर पाती हैं। प्राइवेट के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई बजट चाहिए होता है, तो हर किसी की फैमिली इतना बजट कंफर्टेबली अफोर्ड नहीं कर पाती है। इसके बाद है तीसरा ऑप्शन कि कुछ बच्चे अपना कोर्स ही चेंज कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, काफ़ी क्या इवन मोस्टली स्टूडेंट्स जो भी नीट देते हैं उनके मन में स्टार्टिंग से यही रहता है कि वो नीट दे रहे हैं यानी उनको डॉक्टर बनना है। और लास्ट में अगर उनके मार्क्स नहीं आते हैं या जो भी रीज़न रहता है तो वो इस रीज़न से अपना कोर्स चेंज कर लेते हैं। लेकिन उनके मन में तो स्टार्टिंग से यही था ना कि वो डॉक्टर बनेंगे, और वो कोर्स चेंज करके उस लेवल का सेटिस्फैक्शन उनको नहीं आता है। इसीलिए यही सब रीजंस हैं जिस वजह से एमबीबीएस अब्रॉड कॉन्टीन्यूसली ग्रो कर रहा है। लेकिन अब इसके बाद मेन सवाल ये आता है कि आखिर कौन सी कंट्री चूज़ करें। रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, फिलीपींस, उज़्बेकिस्तान, आखिर कौन सी कंट्री चूज़ करी जाए। तो इसका सीधा सिंपल आंसर है कि स्टूडेंट्स आर बिकमिंग स्मार्टर। तो आपको यूनिवर्सिटी चूज़ करने से पहले आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि आपका एजेंट कोई भी यूनिवर्सिटी आपको सजेस्ट कर रहा है तो आप सिंपली जाके उसमें एडमिशन करवा लो। आपको खुद से कुछ पॉइंट्स की रिसर्च करना ज़रूरी है, जैसे कि यूनिवर्सिटी एनएमसी कंप्लायंट है या नहीं, WDOMS में लिस्टेड है या नहीं, और इसको आप खुद से उनकी साइट पे जाके चेक करो। क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, वहाँ की सेफ्टी कैसी है, इंडियन स्टूडेंट्स कितने हैं, कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, फ़्लाइट्स अवेलेबल रहती भी हैं तो उनकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है,
क्योंकि एट द एंड फ्लाइट कॉस्ट भी मैटर करती है। यही सब पॉइंट्स हैं जो सीधी सिंपल अप्रोच है एमबीबीएस अब्रॉड की कोई भी कंट्री सिलेक्ट करने से पहले। ऐसा नहीं है कि आप किसी एजेंट के पास गए, उन्होंने आपको एक यूनिवर्सिटी बताई कि इसमें एडमिशन ले लो, आपने डॉक्यूमेंट्स दिया और एडमिशन डन करा दिया। आप खुद से एक बार जाके उस यूनिवर्सिटी के बारे में, उस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के बारे में, उस कंट्री के बारे में, सिटी के बारे में, वहाँ का हॉस्पिटल, क्लिनिकल एक्सपोजर और भी यूनिवर्सिटी सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करती है, ये सब चीज़ें आप एक बार खुद से भी वेरीफाई करो। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड का प्लान कर रहे हो तो आप एनएमसी के एफएमजीएल रेगुलेशंस के बारे में पढ़ो। आपको वो एक एक पॉइंट पता होना चाहिए कि एफएमजीएल रेगुलेशंस में क्या आता है और आपकी यूनिवर्सिटी वो रूल्स फॉलो भी करती है या नहीं करती है। तो एफएमजीएल रेगुलेशंस में जो पहला पॉइंट आता है जो एनएमसी ने मेंशन किया है वो है कि आपका मिनिमम 54 मंथ्स का कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो है कि 12 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप होनी चाहिए विद इन सेम कंट्री। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट एनएमसी कहती है वो है कि क्लिनिकल ट्रेनिंग मस्ट नॉट बी डन इन पार्ट्स और अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, यानी क्लिनिकल ट्रेनिंग जो है आपकी सेम कंट्री में ही होनी चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट है कि आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होना चाहिए, बाइलिंगुअल कोर्स एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आपकी कंट्री आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस देना चाहिए। तो यही सारे पॉइंट्स हैं जो आपके एफएमजीएल रेगुलेशंस के अंदर आते हैं और एनएमसी बोलती है कि बिफोर गोइंग फॉर एनी यूनिवर्सिटी इन एमबीबीएस अब्रॉड आपकी यूनिवर्सिटी ये सारे पॉइंट्स को फुलफिल करनी चाहिए। और इसके अलावा नीट क्वालिफिकेशन इज़ मैंडेटरी। बिना नीट क्वालिफाई किए अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड कर लेते हैं तब आप इंडिया में आके आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं मिलेगा, आप इंडिया में फर्दर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो अब इसके बाद हमारी वीडियो का मेन टॉपिक घूम फिर के यही आ जाता है कि वाई थाउजेंड्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आर चूजिंग उज़्बेकिस्तान, कि आखिर ज़्यादातर बच्चे उज़्बेकिस्तान को ही क्यों प्रायोरिटी पे रख रहे हैं। तो इसका सबसे पहला रीज़न तो है अफोर्डेबिलिटी। यहाँ की अगर हम यूनिवर्सिटी फ़ीस, यहाँ के लाइफस्टाइल का ये सब खर्चा देखें तो लगभग आपका 30-35 लाख में ये सारा कोर्स हो जाता है। और अब यही देखिए अगर हम इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो उसका खर्चा आपका लगभग 80 लाख से 1 करोड़ तो आराम से आ जाता है। और मोस्टली फैमिलीज़ के लिए इतना बजट अफोर्ड करना बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता है। वो 1 करोड़ के सामने तो ये उज़्बेकिस्तान वाला 30-35 लाख का बजट काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाता है। इसके बाद जो मेन रीज़न नंबर 2 है, ये पेरेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया से डायरेक्ट ताशकंद की फ़्लाइट्स हैं। और ऑनेस्टली जितने भी पेरेंट्स से हमने बात करी है तो ये पास वाला जो फैक्टर है, इस फैक्टर को पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंसीडर कर रहे हैं कि चलो इंडिया से काफ़ी पास है, अगर कोई भी इमरजेंसी हुई तो आसानी से बच्चा भी आ सकता है और पेरेंट्स भी इधर आ सकते हैं। यानी ये इंडिया से काफ़ी पास है। अगर आप दिल्ली से फ़्लाइट लेते हैं तो सिर्फ 2.5-3 घंटे में आप ताशकंद पहुंच जाते हैं। उसके बाद अगर आप फर्दर सिटीज़ में जाते हैं, अपने अपने कॉलेजेस में जाते हैं, तो वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। और यही अगर आप ऑन द अदर हैंड देखें कि आप किसी यूरोपियन कंट्री में हैं तो पहले तो फ़्लाइट काफ़ी ज़्यादा टाइम पीरियड की होगी। उसके अलावा मेन कैपिटल से अपनी सिटी पहुंचना तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होता है। यहाँ पे फ़्लाइट क्या है कि 2.5-3 घंटे की डायरेक्ट फ़्लाइट है, उसके बाद फ़्लाइट सस्ती भी है। और यही अगर आप बाकी कंट्रीज़ देखोगे तो फ़्लाइट महंगी भी है, प्लस आपका फ़्लाइट टाइम भी बहुत ज़्यादा है। तो पेरेंट्स के लिए ये वाला फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि घर से मतलब उनको पास लगता है कि काफ़ी पास उनका बच्चा है, कोई प्रॉब्लम हुई तो बच्चा भी आसानी से आ सकता है और पेरेंट्स भी आसानी से इंडिया से यहाँ आ सकते हैं। अब इसके बाद जो थर्ड मेजर फैक्टर है वो है कि अगर हम पिछले 4-5 बार के एफएमजी के रिजल्ट्स को देखें तो उज़्बेकिस्तान इज़ लीडिंग। उज़्बेकिस्तान का रिजल्ट टॉप पे रहा है पिछले 4 से 5 एफएमजी रिजल्ट्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये भी एक बड़ा मेजर फैक्टर है स्टूडेंट्स का उज़्बेकिस्तान चूज़ करने का कि यहाँ से एफएमजी का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। अब जैसे आप इस बार के एफएमजी की ही बात कर लो तो इस बार जो एफएमजी का टॉपर था AIR1 और AIR2 दोनों समरकंद से ही थी। ओवरऑल एफएमजी का रिज़ल्ट इतना कम होने के बावजूद भी उज़्बेकिस्तान का काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो एफएमजी रिज़ल्ट्स भी एक मेन रीज़न बन रहा है उज़्बेकिस्तान को चूज़ करने का। इसके बाद अगर हम रीज़न नंबर 4 की बात करते हैं तो वो है कि ग्रोइंग इंडियन कम्युनिटी। तो जब हम उज़्बेकिस्तान आए थे तब उस टाइम पे यहाँ पे इतने इंडियन स्टूडेंट्स नहीं थे, लेकिन अगर हम अब देखें तो अब यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी बहुत ग्रो कर चुकी है, बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। यहाँ पे लगभग 16,000 के करीब करंटली बच्चे पढ़ रहे हैं उज़्बेकिस्तान में, इंडियंस। तो इंडियन कम्युनिटी पिछले कुछ सालों से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुई है। यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको हर जगह मिलेंगे, इंडियन फूड आपको हर जगह मिलेगा, ग्रॉसरी हर जगह मिलेगी, इंडियन फेस्टिवल्स यहाँ मनाए जाते हैं,
पीपल काफ़ी ज़्यादा वेलकमिंग है इंडियंस को लेके, और जहाँ पे ऑलरेडी इंडियन कम्युनिटी स्ट्रांग होती है उस कंट्री में एडजस्ट करना कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है। और अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो है कि ईजी अडेप्टेबिलिटी। उज़्बेकिस्तान का जो वेदर है वो इतना भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है इंडिया के वेदर के कंपैरेटिवली। अगर हम समर्स की बात करें तो एक्सट्रीम समर्स में भी यहाँ पे 36, 37 डिग्रीज, 38 डिग्रीज तक रहता है। और अगर विंटर्स की बात करें तो विंटर्स भी यहाँ पे -4, -5 या फिर कभी कभी -6 तक चला जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और जो ठंड भी होती है अगर स्नोफॉल भी देखें तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए नहीं होती। हाँ मतलब 1 महीना, चलो 20 दिन, 1 महीना तक इतना ही स्नोफॉल होता है। ऐसा नहीं है कि 6-6 महीने तक स्नोफॉल ही हो रही है। तो जो वेदर है ये सब, इस चीज़ में अडेप्ट करना थोड़ा सा इजी है कंपेयर टू बाकी अदर कंट्रीज़। तो बस यही सब कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के बीच में उज़्बेकिस्तान का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इन्हीं रीजंस की वजह से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उज़्बेकिस्तान को चूज़ कर रहे हैं। और अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऐसी 5 मेन चीज़ों की विच नोबडी टेल्स यू अबाउट MBBS अब्रॉड। तो ऐसी 5 मेजर चीज़ें हैं जो शायद ही आपको MBBS अब्रॉड के बारे में हर कोई बताता होगा। उसमें से नंबर 1 है कि MBBS अब्रॉड इज़ नॉट ईजी। अगर आप MBBS अब्रॉड ये सोच के आ रहे हो कि एकदम ईजी होगा, बस एडमिशन करा लिया और सब हो गया, अपने आप आसानी से डिग्री मिल जाएगी, ना पढ़ना पड़ेगा ना कुछ सीखना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। MBBS अब्रॉड ईजी नहीं होता। अगर आप ये सोच के आ रहे हो देन MBBS अब्रॉड इज़ नॉट फॉर यू। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं ना कि MBBS अब्रॉड तो चलो ईजी है, ऐसा बोलते हैं लोग कि अच्छा अब्रॉड से किया है। तो क्या MBBS तो MBBS है, वो सेम सिलेबस हमने भी पढ़ा है, जो इंडिया में पढ़ाया गया है वही सेम सिलेबस हमने भी पढ़ा है। MBBS तो MBBS है, वहाँ कैसे ऐसा है कि एक जगह टफ है और एक जगह वो ईजी है। इसके बाद जो नंबर 2 है वो है कि आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, और ये बात आपको एजेंट्स नहीं बताते, लेकिन एक नई कंट्री है, नए लोग हैं, नया कल्चर है, तो अडेप्ट तो करना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। तो अगर आपको अडेप्ट करने में प्रॉब्लम है तब भी MBBS अब्रॉड इज़ नॉट फॉर यू। इसके बाद जो नंबर 3 है वो है कि लैंग्वेज बैरियर भी थोड़ा बहुत होगा। ऐसा भी बहुत लोग कहते हैं कि नहीं ठीक है सबको इंग्लिश आती है, इंग्लिश ही सब लोग बोलते हैं। हाँ, सारी पढ़ाई इंग्लिश में होती है, आपकी एकेडमिक्स वगैरह सब कुछ इंग्लिश में होगा, एग्ज़ाम्स भी इंग्लिश में होंगे, लेकिन अगर आप लोकल से इंटरेक्ट करोगे तो लोकल्स में हर कोई इंग्लिश बोलना नहीं जानता। आप पेशेंट से इंटरेक्ट करोगे तो भी हर पेशेंट इंग्लिश बोलना नहीं जानता, तो हल्का फुल्का लैंग्वेज बैरियर रहता ही है। हाँ, कुछ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर रहता है और कुछ कंट्रीज़ में लैंग्वेज बैरियर कम रहता है। तो आपको थोड़ा बहुत लैंग्वेज बैरियर तो फेस करना ही पड़ेगा, आपको हल्की फुल्की लोकल लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी, लेकिन उसके लिए यूनिवर्सिटी में क्लासेस होती ही है फर्स्ट ईयर से। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि हर यूनिवर्सिटी सेम नहीं होती, और मैंने ये पॉइंट अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि अगर एक स्पेसिफिक कंट्री, जैसे आप सिर्फ उज़्बेकिस्तान को ही ले लो, तो ऐसा नहीं है कि उज़्बेकिस्तान में सारी यूनिवर्सिटीज़ ही अच्छी हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ाई अच्छी है, सारी यूनिवर्सिटीज़ में क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है, तो ऐसा नहीं है। एक कंट्री में अलग अलग तरीके की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ऐसा नहीं है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ एक जैसी ही होती हैं। तो आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने से पहले ये नहीं देखना है कि चलो उज़्बेकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी है अच्छी ही होगी। यहाँ पे भी ऐसी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें कोई क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं होता, कोई पेशेंट उनको नहीं दिखाई जाते हैं, कोई वहाँ पे क्लासेस ढंग से नहीं होती हैं। तो यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने से पहले आपको ये भी देखना चाहिए कि उस यूनिवर्सिटी के कितने हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते भी हैं या नहीं, बच्चों को सिखाया भी जाता है या नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको कंसीडर करके चलना चाहिए। और जनरली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का क्लिनिकल एक्सपोजर और पेशेंट फ्लो बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट, तो ये पॉइंट भी आप थोड़ा सा कंसीडर करके चलना। और इसके बाद जो नंबर 5th पॉइंट है, और ये बहुत बड़ा पॉइंट, बहुत कंसर्निंग पॉइंट है। और देखो ऑनेस्टली, अगर आप सिर्फ डिग्री लेने आ रहे हो, आपको लग रहा है कि बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, बिल्कुल भी पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ईजी है और आप सिर्फ डिग्री लेने के लिए आ रहे हो, तब MBBS अब्रॉड आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। आपकी सक्सेस गारंटीड नहीं है। ऐसा नहीं है कि, ऐसा तो कहीं पे भी नहीं होता कि चलो आपने MBBS इंडिया में ही क्या, MBBS अब्रॉड कहीं से भी ज्वाइन कर लिया तो आपकी सक्सेस गारंटीड नहीं है। आपकी सक्सेस सिर्फ आप पे डिपेंड करती है। और मोस्टली MBBS अब्रॉड में क्या होता है कि मोस्टली मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं पढ़ने, तो वो
ऐसा सोच के अपना पढ़ाई को या फिर अपनी स्टडीज़ को डिले करते रहते हैं कि चलो अभी तो बहुत टाइम है, या फिर मतलब मोस्टली ऐसा है कि जो यहाँ आके नहीं पढ़ते हैं। तो यही सब मेन रीज़न रहता है कि एफएमजी का रिज़ल्ट लो आता है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ आके बोलते हैं कि चलो अभी तो टाइम है, बाद में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, या फिर सीरियस नहीं लेते, या फिर इधर उधर डिस्ट्रैक्शंस में चले जाते हैं, या कोई भी रीज़न है। मेन रीज़न यही है कि ज़्यादा सीरियस नहीं लेते और इसी वजह से एफएमजी का रिज़ल्ट लो आता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एफर्ट किया और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप एफर्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, और अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे तो आपको सक्सेस भी नहीं मिलेगी। आपकी सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट ओनली। मैं किसी को कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहती, क्योंकि 6 ईयर इज़ अ ह्यूज कमिटमेंट। और मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये नहीं है कि मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आप सिर्फ उज़्बेकिस्तान ही जाओ, बहुत अच्छा है, ऐसा वैसा। लेकिन मेरा मोटिव ये है कि आप अगर उज़्बेकिस्तान चूज़ कर रहे हो तब आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि उज़्बेकिस्तान हर एस्पेक्ट में परफेक्ट ही है। सारी चीज़ों में परफेक्ट तो कोई कंट्री कभी हो ही नहीं सकती। हर कंट्री में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो होता ही है। लेकिन हाँ, ये है कि बाकी कंट्रीज़ के कंपैरेटिवली एक बेटर ऑप्शन है। मैं ये नहीं बोल रही कि एकदम परफेक्ट है, एकदम बेस्ट है, बट हाँ, बाकी कंट्रीज से कंपेयर करोगे तब आपके लिए ये एक बेटर ऑप्शन है। और वैसे भी परफेक्ट तो कभी कुछ भी नहीं होता, आपको हमेशा थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट, थोड़ा बहुत अडाप्ट तो वैसे भी करना ही पड़ता है। स्टूडेंट्स के लिए ऐसे वेदर में अडाप्ट करना थोड़ा ईजी हो जाता है। और इवन अगर हम लैंग्वेज बैरियर की भी बात करें तो लैंग्वेज बैरियर भी यहाँ पे उतना नहीं है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सबको इंग्लिश आती ही है। अब ऐसा नहीं है कि पेशेंट्स जो आपके बहुत ज़्यादा बूढ़े पेशेंट्स होंगे या फिर वो किसी रूरल एरिया, किसी गांव वगैरह से आ रहे होंगे, मैं ये नहीं बोल रही कि सबको इंग्लिश आती है, बिल्कुल भी लैंग्वेज बैरियर नहीं है। लेकिन कंपैरेटिवली यहाँ पे ज़्यादा लोगों को इंग्लिश आती है। अब अगर पेशेंट्स देखेंगे या फिर आप बूढ़े लोग या फिर जो लोग रूरल एरियाज से आए होंगे आपके पास हॉस्पिटल में, तो उनके लिए तो डेफिनेटली आपको लोकल लैंग्वेज थोड़ी बहुत आनी ही चाहिए। और उतना थोड़ा बहुत बेसिक तो आपको यूनिवर्सिटी में भी सिखाया जाता है फर्स्ट ईयर में। और लास्ट में एक सिंपल सी एडवाइस जो मैं अपनी सारी वीडियोस में बोलती हूँ कि आप फिर भी किसी भी कंट्री पे, किसी भी एजेंट पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। आप खुद से रिसर्च करो कि उस कंट्री में क्या सही है, क्या सही नहीं है, कंट्री की सेफ्टी, उसकी एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आप खुद से रिसर्च करो। उसके बाद ही आप अपना फाइनल डिसीजन लो। और उज़्बेकिस्तान के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग फीस, हॉस्टल लाइफ या कोई भी रूल्स रेगुलेशंस आपको समझ नहीं आ रहे हैं, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो और डीएम भी कर सकते हो। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ही ली है तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें डीएम भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।